तीन बहुत अच्छी सहेलियां सैरा, जूनो और बेथ पहाड़ों की नदी की बेकाबू लहरों के बीच राफ्टिंग का मजा ले रही थीं। वे सभी सहेलियां एडवेंचर को बहुत पसंद करती थीं और इस तरह की रोमांचक राफ्टिंग उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। राफ्टिंग का समय लगभग खत्म होने वाला था और वे धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ रही थीं। नदी के किनारे सैरा की बेटी जेसिका और उसके हस्बैंड पॉल उनका इंतजार कर रहे थे। सैरा को देखते ही उसकी बेटी जेसिका बहुत खुश हो जाती है। जब तीनों किनारे पर पहुंचती हैं तो जेसिका सैरा की तरफ बढ़ती है, लेकिन सैरा का हस्बैंड पॉल सैरा की जगह जूनो पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देने लगता है। वह जूनो का इस तरह ख्याल रखने लगता है जैसे वह उसकी गर्लफ्रेंड हो। ये बात सैरा भी नोटिस करती है, लेकिन उस समय वह कुछ नहीं कहती। इसके बाद पॉल अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है। सैरा भी जेसिका को लेकर उसके साथ वहां से निकल जाती है। सैरा, जेसिका और पॉल तीनों गाड़ी से घर की तरफ रवाना होते हैं। उस दिन जेसिका का बर्थडे था और इसी वजह से सैरा और जेसिका बहुत खुश थीं। लेकिन पॉल कुछ खोया खोया और चुपचाप दिखाई दे रहा था। वह किसी बात के बारे में सोच रहा था। सैरा उससे इस बारे में पूछती है, जिससे कुछ पलों के लिए पॉल का ध्यान सड़क से हट जाता है और ठीक तभी एक भयानक हादसा हो जाता है। अचानक सामने से आती हुई एक जीप उनकी गाड़ी से टकरा जाती है। इस भयानक एक्सीडेंट की वजह से जीप में रखे लोहे के पाइप गाड़ी का शीशा तोड़कर पॉल के सिर के आर पार हो जाते हैं और इस हादसे में बदकिस्मती से उसका हस्बैंड और उसकी बेटी दोनों मर जाते हैं। हॉस्पिटल में जब सैरा को होश आता है तब उसे पता चलता है कि इस एक्सीडेंट में उसकी बेटी और हस्बैंड दोनों की मौत हो गई है। यह सुनते ही पल भर में उसका बसा बसाया घर और सपनों से भरा भविष्य टूटकर बिखर जाता है। इसी तरह एक साल बीत जाता है। जूनो और बेथ दोनों सैरा से मिलने इंग्लैंड से अमेरिका आती हैं। उस हादसे के बाद से सैरा अंदर से बहुत टूट चुकी थी। इसी वजह से जूनो और बेथ उसका मन अच्छा करने के लिए केव डाइविंग का प्लान बनाती हैं, यानी पुराने पहाड़ों की गहरी गुफाओं को अच्छी तरह एक्सप्लोर करना। और आमतौर पर वे सभी सहेलियां एडवेंचर करना पसंद करती थीं। बेथ सैरा को उसके घर से एपलेचियन माउंटेन नाम के एक पहाड़ की तरफ ले जाने लगती है, जहां उन्होंने केव डाइविंग का प्लान बनाया था। वे वहां बोरहम केव नाम की एक गुफा में डाइविंग करने जा रही थीं और यह गुफा काफी मशहूर थी। इससे पहले भी बहुत से लोग इस गुफा को एक्सप्लोर कर चुके थे। तीनों सहेलियां पूरे एक साल बाद एक दूसरे से मिलती हैं। सैरा के उस एक्सीडेंट के अगले ही दिन जूनो यह शहर छोड़कर चली गई थी। इसी वजह से बेथ जूनो से नाराज थी। बेथ को लगा था कि उस मुश्किल समय में सैरा को जूनो की सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि वे दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड थीं और जूनो को सैरा के साथ रहना चाहिए था, लेकिन उसे अकेला छोड़कर वह दूसरे शहर चली गई। बात करते करते वे दोनों एक कॉटेज के सामने पहुंचती हैं, जहां जूनो पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। कॉटेज के अंदर सैरा और बेथ की मुलाकात उनकी दो और पुरानी फ्रेंड्स रिबेका और उसकी छोटी बहन सैम से होती है। उन्हें भी जूनो ने इस एडवेंचर में साथ चलने के लिए कहा था, इसलिए वे भी आई थीं। इसके बाद जूनो सैरा और बेथ की पहचान अपनी नई साथी हॉली से करवाती है। इसके बाद वे पूरी रात एक दूसरे से बातें करते हुए गुजारती हैं, लेकिन अचानक आधी रात को सैरा की नींद खुल जाती है। खिड़की के पास कुछ आवाज सुनकर जैसे ही वह देखने जाती है, अचानक एक लोहे का पाइप खिड़की का शीशा तोड़कर उसके सिर के आर पार हो जाता है। तभी उसकी नींद खुल जाती है। असल में यह एक बुरा सपना था। वह अब भी उस दिन के एक्सीडेंट को भूल नहीं पाई थी। अगली सुबह सब लोग हर तरह की तैयारी करके गुफा की तरफ रवाना होते हैं। गाड़ी से कुछ दूर जाने के बाद वे एक जगह रुकते हैं। इसके बाद गुफा तक का रास्ता उन्हें पैदल जाना होगा। सभी लोग गाड़ी से जरूरी सामान निकालकर तैयार करने लगते हैं। उनके पास उस गुफा की एक गाइड बुक भी थी, लेकिन जूनो उसे लेने की जरूरत नहीं समझती और गाइड बुक को गाड़ी में ही छोड़ देती है। इसके बाद सब लोग खुशी खुशी सामान लेकर निकल पड़ते हैं और जूनो गुफा तक जाने का रास्ता दिखाने लगती है। लेकिन यहाँ एक बात है, सभी को पता था कि वे बोरहम केव जा रही हैं, लेकिन जूनो का प्लान अलग था। वह सबको एक दूसरी अनजान पहाड़ी गुफा में ले जा रही थी, जहाँ आज तक कोई नहीं गया था। और ऐसा ही एडवेंचर तो जूनो और उसकी फ्रेंड्स पसंद करती थीं, लेकिन ये बात वह किसी को नहीं बताती। जंगल के रास्ते से जाते हुए वे अचानक एक मरा हुआ जानवर देखती हैं, लेकिन आमतौर पर इस जंगल में कोई खतरनाक जानवर नहीं है, इसलिए यही उनके मन में सवाल उठता है, इस जानवर का शिकार किसने किया। लेकिन खैर, क्योंकि वे एडवेंचर करने आई थीं, इसलिए ज्यादा ध्यान दिए बिना आगे बढ़ जाती हैं। जूनो उन्हें एक कुएं जैसे गहरे अंधेरे गड्ढे के सामने ले जाती है, जो बहुत नीचे तक था। अब यहीं से उनका एडवेंचर शुरू होता है। सबसे पहले जूनो रस्सी की मदद से नीचे उतरती है और उसके इशारे पर एक एक करके सभी नीचे उतरती हैं। वह जगह सबको काफी शानदार लग रही थी। वे उस जगह को एक्सप्लोर कर रही थीं। एक छोटे सुरंग जैसे रास्ते से वे इस पहाड़ी गुफा के बिल्कुल अंदर पहुंच जाती हैं। लेकिन यह गुफा इतनी अंधेरी थी कि लाइट और फ्लेयर ही अंदर देखने का एकमात्र सहारा था, क्योंकि सूरज की रोशनी अंदर आने की कोई जगह ही नहीं थी। इन सब चीजों को वे शुरुआत से ही कैमरा में रिकॉर्ड करना शुरू कर देती हैं। तभी वहां घूमते समय सैरा की नजर एक पत्थर पर खून लगे उंगलियों के निशान पर पड़ती है, जैसे किसी ने कई बार ऊपर चढ़ने की कोशिश की हो और नाकाम रहा हो। लेकिन सैरा इस बात को ज्यादा महत्व नहीं देती। फिर भी उन्हें इस गुफा में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे उनके अलावा इस गुफा में कोई और भी हो जो उनके आसपास ही घूम रहा हो।
इसके बाद वे सभी एक संकरी सुरंग से और अंदर की तरफ जाने लगती हैं। उस सुरंग से वे एक ऐसी जगह पहुंचती हैं जो काफी बड़ी थी। लग रहा था जैसे किसी ने उसे एक कमरे की तरह बनाया हो। वहां सभी लाइट जलाकर कुछ देर आराम करती हैं। उस समय जूनो सैरा से माफी मांगती है। वह कहती है, मुझे माफ कर देना। उस एक्सीडेंट के अगले दिन मैं तुम्हें छोड़कर चली गई थी। उस समय मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए था। ये बात सुनते ही सैरा को पुरानी सारी बातें याद आ जाती हैं। इसलिए वह कोई जवाब दिए बिना वहां से उठ जाती है और आगे का रास्ता खोजने लगती है। ढूंढते ढूंढते सैरा को एक सुरंग दिखाई देती है। वह चिल्लाकर सबको कहती है, सब लोग यहाँ आओ, मुझे एक दूसरा रास्ता मिल गया है, हमें यहीं से आगे जाना चाहिए। सैरा की बात सुनकर सभी उस सुरंग के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। तभी बेथ जूनो के पास आकर कहती है, मैंने गाइड बुक में बोरहम केव के बारे में जो पढ़ा था, यह जगह तो उससे बिल्कुल अलग है। जूनो पूरी बात टालते हुए उससे कहती है, इसी वजह से मैं गाइड बुक पर भरोसा नहीं करती, उसमें बेकार की बातें लिखी रहती हैं। असल में वह पूरी बात छिपा रही थी। इसके बाद एक एक करके सभी उस सुरंग में अंदर चली जाती हैं। ये सुरंग बहुत ही संकरी और गीली थी। एक एक करके सभी बड़ी मुश्किल से उस पार चली जाती हैं, लेकिन सबसे आखिर में सारा बदकिस्मती से सुरंग के बीच में फंस जाती है। सारा अपने शरीर को जरा भी हिला नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से वह घबरा जाती है और उसकी सांस रुकने लगती है। सारा को लग रहा था कि शायद वह यहीं मर जाएगी। बेथ जब पीछे मुड़कर देखती है तो सारा अभी तक बाहर नहीं आई थी। वह उसे आवाज देती है। सारा घुटती हुई सांसों के साथ जवाब देती है, मैं यहाँ फंस गई हूँ। बेथ उससे कहती है, सारा शांत हो जाओ, बस धीरे धीरे सांस लो और आराम से बाहर निकलने की कोशिश करो। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी सारा जरा भी हिल नहीं पा रही थी। ये देखकर बेथ फिर से सुरंग में जाती है और सारा को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय सुरंग अंदर से ढहने लगती है। लेकिन खुशकिस्मती से बेथ अपनी पूरी ताकत लगाकर सारा को खींचकर बाहर निकाल देती है। लेकिन इस जल्दबाजी में रस्सी वाला बैग उसी सुरंग में रह जाता है। सारा के बाहर आते ही अंदर से पूरी सुरंग पत्थरों से भर जाती है और वह रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। अब वे सभी बहुत चिंता में पड़ जाती हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वे वापस कैसे जाएंगी, क्योंकि सिर्फ यही एक रास्ता था। रिबेका सबको शांत करते हुए कहती है कि गाइड बुक के हिसाब से उस गुफा में आने जाने के 3 रास्ते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। वह जूनो से गाइड बुक मांगती है जिसमें गुफा का मैप था। तब जूनो कुछ असहज महसूस करती है और सबको असली सच बता देती है। वह कहती है, उस गाइड बुक का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये बोरहम केव नहीं है। असल में इस गुफा का कोई नाम ही नहीं है। यहाँ आज तक कोई नहीं आया। मैं चाहती थी कि हम पहली टीम बने जो इस गुफा को डिस्कवर करे। जूनो की बात सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक तरफ उन्हें नहीं पता कि इस गुफा से निकलने का कोई दूसरा रास्ता है या नहीं, और दूसरी तरफ वे रेस्क्यू टीम को बताकर आई थीं कि अगर वे समय पर वापस न लौटें तो उन्हें बोरहम केव में आकर खोजा जाए। लेकिन क्योंकि ये बोरहम केव नहीं है, इसलिए कोई भी उन्हें ढूंढने यहाँ नहीं आएगा। जूनो की बेवकूफी पर सबको गुस्सा आता है कि वह ऐसा कैसे कर सकती है। इतने लोगों की जान वह कैसे खतरे में डाल सकती थी। लेकिन इस समय आगे बढ़ने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। इधर सारा के कानों में अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, लेकिन वे कहां से आ रही थीं ये वह समझ नहीं पा रही थी। वे किसी तरह एक और सुरंग खोज लेती हैं और कुछ दूर जाने के बाद वह सुरंग भी खत्म हो जाती है। उनके सामने एक बहुत गहरी खाई आ जाती है। आगे रास्ता तो था, लेकिन वह खाई के दूसरे किनारे पर था। सारा एक पत्थर नीचे फेंककर गहराई समझने की कोशिश करती है और समझ जाती है कि यह खाई बहुत गहरी है, लेकिन उनके पास इतनी रस्सी नहीं थी जिससे वे नीचे उतर सकें। लेकिन बचना है तो उनमें से किसी को हिम्मत दिखानी ही होगी। तब रिबेका हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ती है और सुरंग की छत पर एक पत्थर पकड़कर लटक जाती है। इसके बाद वह पत्थर की एक दरार में क्लाइंबिंग हुक फंसाकर वहां एक रस्सी लटका देती है। इसी तरह वह छत में हुक लगाकर रस्सी बांधते हुए आगे बढ़ती है ताकि बाकी लोग उस रस्सी को पकड़कर आसानी से खाई पार कर सकें। बहुत मुश्किल के बाद वह खाई के दूसरे किनारे के पास पहुंच जाती है और हैरानी की बात यह थी कि उस आखिरी किनारे के पत्थर में पहले से ही एक हुक फंसा हुआ था और यह हुक बहुत पुराना था। लग रहा था जैसे इससे पहले भी किसी ने यह खाई पार करने की कोशिश की थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि यह हुक लगभग 90 से 100 साल पुराना था। बहुत पुराने समय में पहाड़ पर चढ़ने के लिए ऐसे हुक इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन क्या कोई यहाँ आया था ये उन्हें पता नहीं था। रिबेका उसी हुक के साथ अपना हुक फंसा देती है और सुरक्षित खाई पार कर जाती है। इसके बाद बाकी लोग भी उस रस्सी की मदद से खाई के दूसरे किनारे आ जाती हैं, लेकिन सिर्फ जूनो बाकी थी। वह सोचती है कि आगे शायद और भी कई खाइयां आ सकती हैं, इसलिए ये हुक और रस्सी उस समय काम आ सकते हैं। ये सोचकर जूनो रस्सी पकड़कर जाने की जगह रस्सी का एक सिरा अपनी बेल्ट में बांधकर पत्थर पर लटक जाती है। फिर वह हुक और रस्सी खोलते हुए आगे बढ़ने लगती है। वह किसी तरह 3 हुक खोल देती है। अब सिर्फ 2 हुक बाकी थे और जैसे ही वह चौथा हुक खींचती है उसका हाथ फिसल जाता है। वह गिरकर रस्सी की मदद से लटक जाती है और रस्सी के तेज झटके से रिबेका का हाथ बहुत बुरी तरह कट जाता है। अब वह रस्सी सिर्फ उसी पुराने हुक में अटकी हुई थी जो पहले से गुफा में था, लेकिन जूनो के गिरने के तेज झटके से आखिर में वह हुक भी निकल आता है और वह नीचे गिरने लगती है। खुशकिस्मती से रस्सी का दूसरा सिरा बाकी लोगों ने पकड़ा हुआ था।
जिसकी वजह से जूनो खाई में गिरने से पहले ही बच जाती है। उसकी फ्रेंड्स उसे ऊपर खींच लेती हैं। तभी सैरा की नजर उस पुराने हुक पर जाती है जिसे जूनो अब भी हाथ में पकड़े हुए थी। सैरा जूनो से पूछती है, इस बंद गुफा में ये कैसे आया? अब तक तो यहाँ कोई इंसान आया ही नहीं। जूनो कहती है, इसका एक ही मतलब है कि हमसे पहले भी कोई यहाँ आया था, लेकिन ये कम से कम 100 साल पुराना हुक है। अब कोई इस तरह का हुक इस्तेमाल नहीं करता। ये बात उन्हें बहुत अजीब लगती है, लेकिन अब उनके पास इन सब बातों के बारे में सोचने का समय नहीं था। किसी भी तरह इस गुफा से जिंदा बाहर निकलना था। इसके बाद वे फिर सुरंग से आगे बढ़ने लगती हैं। कुछ दूर जाने के बाद वे एक जगह दीवार पर कुछ केव पेंटिंग या गुफा चित्र देखती हैं, जो प्राचीन समय के आदिम इंसानों के बनाए हुए लग रहे थे। सभी ध्यान से उन चित्रों को देखने लगती हैं। तभी बेथ उन तस्वीरों में कुछ ऐसा ढूंढ लेती है जिसे सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बेथ बताती है कि इस तस्वीर में जो पहाड़ दिख रहा है वह शायद यही पहाड़ है जिसकी गुफा में वे अभी फंसी हुई हैं। और इस केव पेंटिंग के हिसाब से पहाड़ के अंदर आने के 2 रास्ते हैं, जिसका मतलब है कि उसी दूसरे रास्ते से वे बाहर निकल सकती हैं। ये सुनकर सभी बहुत खुश हो जाती हैं और वे दूसरे रास्ते को खोजने के लिए आगे बढ़ने लगती हैं। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वहां उनके अलावा कोई और भी मौजूद था। एक अंधेरे कोने में एक अजीब प्राणी घात लगाकर बैठा था, जिसके मुंह से खून भरी लार टपक रही थी। लेकिन किसी की नजर उस तरफ नहीं जाती। सभी लड़कियां रास्ता खोजने आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन आगे जाते ही वह सुरंग भी खत्म हो जाती है और सामने सिर्फ पत्थर की बड़ी बड़ी दीवारें थीं। तभी जूनो की नजर पत्थरों के बीच से निकली एक संकरी सुरंग पर पड़ती है और हॉली उस सुरंग में घुस जाती है। उस सुरंग में हॉली को दूर सामने रोशनी दिखाई देती है। वह चिल्लाकर सबको कहती है, मुझे सूरज की रोशनी दिखाई दे रही है, बाहर जाने का रास्ता यहीं है। वह खुशी में उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगती है। जूनो उसे सावधान करते हुए कहती है, वह सूरज की रोशनी नहीं है, लेकिन हॉली उसकी बात नहीं सुनती। उसे लगता है कि उसने बाहर जाने का रास्ता खोज लिया है, इसलिए वह तेजी से आगे बढ़ती रहती है। जल्दबाजी में वह सामने मौजूद गड्ढे को नहीं देख पाती और फिसलकर उस गहरे गड्ढे में गिरने लगती है। जूनो कूदकर उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी वह उसे पकड़कर नहीं रख पाती। पॉली कई फीट नीचे गड्ढे में गिर जाती है और उसका पैर बहुत बुरी तरह टूट जाता है। इसके बाद सभी सावधानी से धीरे धीरे उस गड्ढे में उतरती हैं। वे देखती हैं कि हॉली के पैर की हड्डी टूटकर बाहर निकल आई है। वह दर्द से तड़प रही थी। सैम एक मेडिकल स्टूडेंट थी। वह बाकी लोगों की मदद से किसी तरह हॉली का इलाज शुरू करती है। दूसरी तरफ सैरा को एक बहुत पुराना हेलमेट मिलता है और ये भी बहुत साल पुराना था। इसका मतलब था कि इस गुफा में पहले जरूर कोई आया था। इसी समय सैरा के कानों में एक तरफ से कोई आवाज आती है। उस आवाज का पीछा करते हुए थोड़ी दूर आगे जाते ही सैरा अंधेरे में अजीब गुर्राने जैसी आवाज सुनती है। वह उस तरफ लाइट डालती है तो हैरान रह जाती है। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। गहरे अंधेरे में इंसान जैसा एक प्राणी पानी पी रहा था। यह देखकर सैरा हैरान रह जाती है, लेकिन अगले ही पल वह प्राणी वहां से भाग जाता है। यह दृश्य देखकर सैरा की हार्ट बीट बढ़ जाती है। दूसरी तरफ सैम किसी तरह हॉली के पैर पर बैंडेज करती है और उसका खून रोकती है, लेकिन वह अब चलने की हालत में नहीं थी। हॉली को बताया जाता है कि वे अब जमीन से लगभग 3 किलोमीटर नीचे हैं। इतनी गहराई में सूरज की रोशनी कहां से आएगी? असल में उसने जो चमकदार रोशनी देखी थी वह फास्फोरस की थी, जो अक्सर इस तरह की गुफाओं में पाया जाता है। तभी सैरा वहां आती है। वह बाकी लोगों से कहती है, मैंने वहां अंधेरे में एक अजीब प्राणी देखा है जो बिल्कुल इंसान जैसा दिखता है। शायद यहाँ हमारे अलावा कोई और भी है। जूनो उससे कहती है, यहाँ और कोई नहीं है, यहाँ कौन हो सकता है? जूनो को लगता है कि इस हालत में डर सैरा पर हावी हो गया है और ऐसे समय में इंसान को हेलुसिनेशन होना स्वाभाविक है, इसलिए उसे खुद को संभालना होगा। बाकी लोगों को भी जूनो की बात ही सही लगती है। इसके बाद सभी घायल हॉली को लेकर धीरे धीरे सुरंग से आगे बढ़ती हैं। कुछ देर बाद वे सुरंग पार करके एक खुली जगह पहुंचती हैं। वहां उन्हें पैरों के नीचे लकड़ी जैसी किसी चीज का एहसास होता है। इसके बाद सैरा जब हैंडीकैम के इंफ्रारेड कैमरा से अंधेरे में चारों तरफ देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह डरते हुए कहती है, हे भगवान, मैं यह क्या देख रही हूँ? यहाँ तो बहुत सारे मरे हुए जानवरों के कंकाल पड़े हैं। ये देखकर सबका डर और भी बढ़ जाता है। इसके बाद जैसे ही सैरा कैमरा घुमाती है, उसके हाथ पैर कांप उठते हैं, क्योंकि वह बेथ के पीछे एक भयानक और घिनौना प्राणी खड़ा देखती है। उसके खुले धारदार दांत और हिंसक चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वह किसी जंगली जानवर और इंसान का अजीब मिश्रण था। सैरा चीख उठती है। अगले ही पल वह हिंसक प्राणी तेजी से गुफा की दीवार पर चढ़ जाता है और बिल्कुल मकड़ी की तरह दीवार पर चलते चलते अंधेरे में भाग जाता है। यह देखकर हर कोई डर से चिल्लाने लगता है। ठीक अगले ही पल वे चारों तरफ से हिंसक गुर्राहट सुनती हैं और वे आवाजें उन्हीं प्राणियों की थीं, जैसे वे हर तरफ से उन्हें घेर चुके हों। तभी वे छत की तरफ देखती हैं तो देखती हैं कि और भी कई हिंसक प्राणी उन्हें चारों तरफ से घेर चुके हैं। अचानक वे प्राणी उन पर हमला कर देते हैं। डर के मारे सभी लड़कियां जिस तरफ रास्ता मिलता है उस तरफ भागने लगती हैं।
सभी अलग अलग हो जाती हैं, लेकिन पैर टूट जाने की वजह से हॉली भाग नहीं पाती और ठीक तभी एक प्राणी हॉली पर झपट पड़ता है। अपने धारदार दांतों से वह हॉली की गर्दन का मांस चीर देता है और वह वहीं मर जाती है। जूनो उसकी तरफ दौड़कर आती है, लेकिन वह प्राणी जूनो को धक्का देकर हॉली से दूर कर देता है। वह हॉली को घसीट कर ले जाना चाहता था। जूनो कुल्हाड़ी से उस प्राणी पर हमला करती है, लेकिन उससे कोई खास असर नहीं होता। तभी एक और प्राणी जूनो पर झपटता है और उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन जूनो उसके साथ जिंदगी और मौत की लड़ाई शुरू कर देती है। वह प्राणी बहुत ताकतवर था, लेकिन डर और भयानक गुस्से में जूनो अपना कंट्रोल खो देती है। वह उसके ऊपर चढ़ बैठती है और एक के बाद एक कुल्हाड़ी के वार करके उस प्राणी को मार देती है, लेकिन तब तक दूसरा प्राणी हॉली को घसीट कर ले जाता है। तेज डर और गुस्से में जूनो अब भी खुद को संभाल नहीं पाई थी। अचानक उसे पीछे से किसी की मौजूदगी महसूस होती है। वह तेजी से घूमकर अपनी कुल्हाड़ी चला देती है, लेकिन उसके पीछे कोई हिंसक प्राणी नहीं बल्कि बेथ खड़ी थी, जिसकी वजह से गलती से जूनो की कुल्हाड़ी सीधे बेथ की गर्दन में धंस जाती है। जूनो का दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। बेथ जमीन पर गिर पड़ती है। उसी समय जूनो का लॉकेट टूटकर बेथ के हाथ में आ जाता है। आसपास उन प्राणियों के घूमने की आवाजें जूनो के कानों में आ रही थीं, जिसकी वजह से जूनो उसे बचाने की कोई कोशिश नहीं करती। वह वहां से भाग जाती है। बेथ जूनो से मदद की गुहार लगाती है, लेकिन जूनो इतनी डर चुकी थी कि वह पीछे मुड़कर भी नहीं देखती। जूनो बेथ को उसी हालत में छोड़कर वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ सारा सुरंग के अंदर भागते हुए फिसलकर एक गड्ढे में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जब सैरा को होश आता है तो वहां उसकी नाक में बहुत बुरी बदबू आती है। इसके बाद सैरा जब कैमरा की मदद से इस गड्ढे के चारों तरफ देखने की कोशिश करती है तो उसका खून जम जाता है। वह समझ जाती है कि वहां जानवरों के साथ इंसानों के भी कंकाल पड़े हैं। कुछ जानवरों की ताजी लाशें भी वहां मौजूद थीं। इसका मतलब शायद उन प्राणियों ने जिंदा इंसानों को यहां लाकर खा लिया था। सारा डरकर एक कोने में छिप जाती है। ठीक तभी अचानक ऊपर से हॉली की लाश नीचे आकर गिरती है। तुरंत आसपास से कई प्राणी भूखे भेड़ियों की तरह हॉली की लाश पर टूट पड़ते हैं। वे उसके मृत शरीर को नोच नोच कर खा रहे थे। उनकी हिंसक हालत देखकर सारा के मुंह से चीख निकल जाती है, जिससे वे प्राणी समझ जाते हैं कि सारा वहां मौजूद है। उनमें से एक प्राणी सारा के बहुत करीब आ जाता है। वह डर के मारे बिल्कुल चुपचाप लेटी रहती है। प्राणी कुछ सेकंड्स वहां खड़ा होकर आवाज करता रहता है, लेकिन सैरा सामने होने के बावजूद वह सैरा को देख नहीं पा रहा था। असल में वे प्राणी आंखों से देख नहीं सकते थे, लेकिन उनकी सुनने की ताकत बहुत तेज थी। तभी वहां जूनो की आवाज सुनाई देती है। वह सैरा को ही खोज रही थी। आवाज सुनते ही वे प्राणी उस तरफ चले जाते हैं। सैरा कुछ देर सांस रोककर वहीं बैठी रहती है। कुछ देर बाद जब वह समझती है कि वे सब चले गए हैं, तब वह उठ खड़ी होती है। डर से उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन अब डरने का समय नहीं था। वह किसी तरह खुद को संभाल कर इस गुफा से निकलने का रास्ता सोचने लगती है। वे सभी अब पूरी तरह यहाँ फंस चुकी थीं, लेकिन एक बात यह है कि इन प्राणियों का कोई इतिहास इस मूवी में नहीं बताया गया, लेकिन मूवी में इन्हें क्रॉलर कहा गया है। खैर, सारा वहाँ एक पुराना टूटा हुआ लैंप देखती है, जो शायद उन प्राणियों का शिकार हुए किसी इंसान का था। सारा लैंप को हिलाकर देखती है तो उसमें अब भी केरोसिन था। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसे पास में एक लोहे की रॉड मिल जाती है। वह उस पर कपड़ा लपेटकर पुराने लैंप का केरोसिन डालती है और एक मशाल बना लेती है। इसके बाद उसे जलाकर उस गुफा से निकलने का रास्ता खोजने लगती है। उधर जूनो बाकी लड़कियों को आवाज देते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी उसे दीवार पर एक तीर का निशान दिखाई देता है। वह समझ जाती है कि उनसे पहले जो लोग यहाँ आए थे, उन्होंने बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया था और उस रास्ते को याद रखने के लिए ही उन्होंने ये निशान गुफा की दीवारों पर बनाए थे, और अगर वे इन निशानों का पीछा करें तो वे यहाँ से बाहर निकल सकती हैं। ये सोचकर वह बाकी लोगों को खोजने लगती है। दूसरी तरफ सैम और रिबेका भी डरते डरते गुफा के अंदर ही भटक रही थीं। मौत कब किस तरफ से उन पर झपट पड़ेगी, यह पूरी तरह अनजान था। तभी उन्हें उन प्राणियों की आवाजें सुनाई देती हैं। डरते डरते वे पत्थर के एक कोने में चुपचाप लेट जाती हैं और कुछ देर बाद धीरे धीरे एक प्राणी उनके पास आता है, लेकिन उन्हें देख नहीं पाता। वह भयानक तरीके से बस उनके सामने गुर्राता रहता है। थोड़ी देर बाद वह जाने लगता है, लेकिन ठीक तभी बदकिस्मती से उनके हाथ में मौजूद घड़ी का अलार्म बज उठता है। आवाज सुनकर प्राणी उन पर हमला करने ही वाला था। ठीक तभी सही समय पर जूनो उन्हें खोजते खोजते वहां पहुंच जाती है और उस प्राणी की गर्दन मरोड़कर उसे मार देती है। जूनो उन्हें बताती है कि हॉली और बेथ दोनों मर चुकी हैं। ये सुनकर उन्हें बहुत दुख होता है। इसके बाद वह सैम से उन प्राणियों के बारे में पूछती है कि ये असल में क्या हैं और इन्हें कैसे मारा जा सकता है। असल में सैम एक मेडिकल स्टूडेंट थी, इसीलिए वह प्राणी के शरीर को अच्छी तरह जांच कर बहुत सी बातें जान लेती है। वह जूनो से कहती है, इनकी शारीरिक बनावट काफी हद तक इंसानों जैसी है, लेकिन अंधेरे में रहने की वजह से इनके शरीर में कुछ बदलाव आए हैं। जैसे ये देख नहीं सकते, लेकिन इनकी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। ये आवाज सुनकर हमला करते हैं। जूनो पूछती है, लेकिन ये असल में है क्या? सैम थोड़ा सोचकर उसे बताती है कि 11,000 साल पहले इंसान इसी तरह गुफाओं में रहते थे, लेकिन समय के साथ इंसान गुफाएं छोड़कर समतल जमीन पर पक्के घरों में रहने लगे। लेकिन लगता है कुछ इंसान गुफाओं में ही रह गए थे और पीढ़ी दर पीढ़ी अंधेरे में रहने की वजह से उनकी शारीरिक बनावट इसी तरह विकसित हुई।
और वे ऐसे हिंसक प्राणी बन गए। यह सुनकर जूनो कुछ देर सोच में पड़ जाती है और कुछ देर बाद उस गुफा से निकलने का अगला प्लान बताने लगती है। वह बताती है कि इस गुफा में पहले जो लोग आए थे उन्होंने निकलने के रास्ते के निशान छोड़े हैं और वे निशान अब भी गुफा की दीवारों पर बने हुए हैं। उन निशानों का पीछा करके हम बाहर निकल सकते हैं, बस उन्हें बिल्कुल चुप रहना होगा ताकि वे प्राणी उन्हें सुन ना सकें। लेकिन सैरा अब भी गायब थी, इसलिए तीनों पहले सैरा को ढूंढने लगती हैं। उधर सैरा उस गड्ढे से बाहर निकलने का रास्ता खोज रही थी, तभी उसे बेथ की आवाज सुनाई देती है। सैरा देखती है कि बेथ बहुत बुरी हालत में वहां पड़ी है और उसकी गर्दन में कुल्हाड़ी का गहरा घाव है। जूनो जब उसे छोड़कर चली गई थी तब शायद वे प्राणी बेथ को यहाँ ले आए थे, क्योंकि ये जगह उनका खाना जमा करके रखने की जगह थी। सैरा उसके पास जाती है तो बेथ उसे बताती है कि उसकी इस हालत के लिए जूनो जिम्मेदार है और वह उसे मरने के लिए छोड़कर चली गई। वह सैरा से कहती है कि वह जूनो पर कभी भरोसा न करे। आज उनकी यह हालत जूनो की वजह से ही हुई है। बेथ सैरा को जूनो का वही लॉकेट देती है जिस पर लिखा था लव ईच डे। वह लॉकेट देखते ही सैरा समझ जाती है कि यह उसके हस्बैंड पॉल ने जूनो को दिया था, क्योंकि पॉल हमेशा लव ईच डे कहा करता था। सैरा को समझने में देर नहीं लगती कि पॉल और जूनो के बीच कोई गलत रिश्ता था। ये समझकर सैरा बहुत दुखी हो जाती है। दर्द से उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी वहां उन प्राणियों की गुर्राहट सुनाई देती है। ये सुनकर सैरा खुद को संभालती है और बेथ को साथ ले जाने के लिए उठाने की कोशिश करती है, लेकिन बेथ अपनी आखिरी सांसों का इंतजार कर रही थी। वह सैरा को मना करती है और उससे उसे इस भयानक दर्द से मुक्त करने की विनती करती है, जिसकी वजह से न चाहते हुए भी सैरा अपने दिल पर पत्थर रखती है और अपनी प्यारी सहेली के सिर को पत्थर से कुचल कुचल कर उसे मार देती है। सैरा इस सदमे से बाहर भी नहीं आई थी। तभी अचानक एक छोटा प्राणी पीछे से उस पर हमला करता है, लेकिन सैरा उसे मार देती है। तभी उस बच्चे की माँ वहां आ जाती है। सैरा खुद को बचाने के लिए दौड़ने लगती है, लेकिन वह खून से भरे एक गड्ढे में गिर जाती है। वह प्राणी गड्ढे में उतरकर सैरा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सैरा एक नुकीली हड्डी उसकी आंख में घुसाकर उसे भी मार देती है। बेथ की मौत से सैरा बहुत ज्यादा गुस्से में थी। तेज गुस्से में वह वहीं खड़ी होकर चीख उठती है। दूसरी तरफ जूनो और रेबेका सैरा को खोज रही थी। ठीक तभी जूनो देखती है कि अनगिनत वैसे ही प्राणी उनका शिकार करने के लिए इधर उधर से उनकी तरफ दौड़े आ रहे हैं। वे जान बचाकर एक सुरंग से भागने लगती हैं। सैम सुरंग के आखिरी छोर पर पहुंचकर देखती है कि सामने कोई रास्ता नहीं है। वह गुफा की छत पर चढ़ने की कोशिश करती है और अपने पास मौजूद थोड़ी सी रस्सी से छत के रास्ते दूसरी तरफ जाने की कोशिश करती है, लेकिन छत पर एक प्राणी पहले से ही उसके लिए घात लगाकर बैठा था। प्राणी सैम पर हमला करता है और उसकी गर्दन चीर देता है, लेकिन सैम अपनी आखिरी सांस लेने से पहले अपने पास मौजूद एक चाकू से उस प्राणी के सिर पर वार करके उसे मार देती है और खुद भी मर जाती है। अपनी आंखों के सामने बहन की मौत देखकर रेबेका बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन कुछ समझने से पहले ही एक और प्राणी उस पर हमला करता है और उसका पेट चीर देता है। यह देखकर जूनो कुछ और सोचे बिना ऊपर से अपनी जान बचाने के लिए नीचे छलांग लगा देती है। खुशकिस्मती से नीचे पानी था, इसलिए उसे चोट नहीं लगती। वह तैरकर किनारे पहुंचती है और दीवार पकड़कर ऊपर चढ़ने लगती है। तभी कहीं से सैरा वहां आ जाती है और उसे ऊपर खींच लेती है। सैरा का पूरा शरीर खून से भीगा हुआ था। उसे देखकर बहुत डर लग रहा था। जूनो उसे सैम और रेबेका की मौत की बात बताती है। हालांकि सैरा को जूनो पर अब जरा भी भरोसा नहीं था। वह जानती थी कि बेथ की मौत के लिए जूनो ही जिम्मेदार है। वह जानबूझकर जूनो से बेथ के बारे में पूछती है। वह सिर्फ देखना चाहती थी कि जूनो अपनी गलती मानती है या नहीं, लेकिन जूनो में उतनी हिम्मत ही नहीं थी। वह बेथ की मौत का दोष उन प्राणियों पर डाल देती है। इसके बाद सैरा कुछ नहीं कहती और जूनो से कहती है कि वह उसके पीछे आए, लेकिन कुछ दूर जाते ही वे देखती हैं कि कई प्राणी उनके इंतजार में बैठे हैं। उनके आने की आवाज सुनते ही वे प्राणी उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन दोनों मिलकर बहुत हिम्मत से उनसे लड़ती हैं और बेरहमी से उन 3 प्राणियों को भी मार देती हैं। प्राणियों को मारने के बाद जब जूनो उठकर खड़ी होती है तो देखती है कि उसके सामने सैरा खड़ी है। सैरा जूनो को वही लॉकेट दिखाती है। ये देखते ही जूनो समझ जाती है कि सैरा को पॉल और उसके रिश्ते के बारे में पता चल गया है। अगले ही पल सैरा जूनो के पैर पर कुल्हाड़ी से वार करती है और उसे वहां मरने के लिए छोड़कर चली जाती है। जूनो भयानक दर्द से चीख उठती है। वह अपने पैर से कुल्हाड़ी निकाल तो देती है, लेकिन तब तक उसकी चीख सुनकर कई प्राणी उसे घेर लेते हैं। दूसरी तरफ जूनो की चीख सैरा के कानों में आती है, फिर भी वह बिना रुके दौड़ती रहती है। दौड़ते दौड़ते अचानक सैरा एक गड्ढे में गिरकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है और उसे होश आ जाता है। वह देखती है कि ऊपर एक छेद से रोशनी आ रही है। वह उस रोशनी का पीछा करते हुए ऊपर चढ़ती है। जैसे ही वह अपना सिर उस गड्ढे से बाहर निकालती है, वह अपनी आंखों के सामने बाहरी दुनिया और रोशनी देखती है। फिर वह देर नहीं करती और उस गड्ढे से बाहर निकलकर गाड़ी की तरफ दौड़ जाती है और तेजी से उस जगह से निकलने लगती है। गुफा से कुछ दूर जाकर वह गाड़ी रोकती है और वहां जो कुछ हुआ था उसके बारे में सोचकर फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद जैसे ही वह मुड़कर देखती है, वह अपने पास जूनो को बैठे हुए देखती है।
ये देखकर सारा डर से चीख उठती है और तभी उसे होश आता है। वह देखती है कि वह असल में गुफा के अंदर ही है, मतलब वह अब तक सपना देख रही थी। तभी उसे अपनी बेटी जेसिका की आवाज सुनाई देती है। जेसिका उसके सामने बर्थडे केक लेकर बैठी है। असल में सारा अब भी हेलुसिनेशन में थी। वह गुफा से बाहर निकल ही नहीं पाई थी। गुफा में अब भी उन प्राणियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं और सारा अपने सामने जलती हुई मशाल की तरफ ही देख रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी बेटी उसके सामने ही बैठी है, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि एक दर्दनाक मौत उसकी तरफ बढ़ रही है, यानी वही प्राणी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। हालांकि इस मूवी में इन क्रीचर्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया, लेकिन एक बात है कि ये क्रीचर्स जमीन के नीचे रहते हैं। आमतौर पर शायद रात होने पर ये बाहर आते हैं और आसपास के जंगल के जानवरों को, और अगर कोई जिंदा इंसान मिल जाए तो उसे पकड़कर उस गुफा में खाने के लिए ले जाते हैं। खैर, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर कहीं समझने में दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बता सकते हैं। और अगर आप इसी तरह के मूवी एक्सप्लेन देखना पसंद करते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए।